पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ जो है आपके कणों से मिलकर बना होता है, और जो कण कण होते हैं, कणों में क्या होता है, गतिशील होते हैं। कण जो है वो गतिशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होता है। अगर गतिशील है, कण गतिशील है, तो उसमें क्या कौन सा ऊर्जा होगा? तो गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, और जो गतिज ऊर्जा है, तापमान अगर बढ़ाते हैं, तापमान टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में भी पढ़ा था। ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? एक दवा होता है। क्या होता है? दवा होता है। घाव को सुखाने के लिए, घाव को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? KMnO4 इसका सूत्र होता है। ठीक है, पोटेशियम जो है, इसमें 3 तत्व हो गए। पोटेशियम परमैंगनेट में 3 तत्व हो गया। एक तो आपका हो गया पोटेशियम, दूसरा हो गया मैंगनीज, और तीसरा हो गया ऑक्सीजन। ये 3 तत्वों से मिलकर पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। ये कौन से अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो पाइरोल्यूसाइट, पाइरोल्यूसाइट नामक अयस्क से आपको ये पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और बताया था मैंने कि ठोस जो है, ठोस ठोस के बारे में भी पढ़ते थे। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ठोस अवस्था जो है, ये ठोस क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है, कण जो है, मोलिक्यूल्स जो है, क्या होता है, एक जगह स्थित होता है। ठीक है, ठोस में क्या होता है, एक जगह स्थित होता है पार्टिकल्स, और ये एक बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ठोस जो है दृढ़ होता है। ठीक, इसका आकार होता है निश्चित, आयतन होता भी है निश्चित। ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, इसलिए ठोस ठोस होता है। ठीक, आज पढ़ेंगे हम लोग द्रव के बारे में। ठीक, द्रव अवस्था के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, यह सब क्या है? द्रव है। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दे। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? ये क्या होगा कि पूरा मतलब फैल जाएगा। मतलब आयतन, एक आकार, आकार तो नहीं बनाएगा, लेकिन एक आयतन मतलब इसका निश्चित हो जाएगा। ठीक, किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? नहीं। अब क्या होगा, उसका आयतन कुछ और होगा, उसका कुछ और होगा, मतलब अलग अलग होगा। क्या द्रव का आकार जो है एक समान है? देखिए, आकार नहीं होगा। ठीक है, द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? ठीक है, बह ही जाएगा। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन आपका निश्चित हो जाएगा। मतलब एक आयतन होगा। ठीक है, थोड़ा सा आयतन के बारे में देख लीजिए कि आयतन जो है, आयतन जो है आपका वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। लंबाई एम, चौड़ाई भी आपका एम, एच भी एम, मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ठीक है,
क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण असंभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होते हैं। याद रखना है ये, ठीक है, ये लाइन, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर क्या होती है? अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ठीक है। ठोस में तो आपका मतलब जो कण जो है वो गति नहीं करता क्योंकि एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन द्रव में क्या होता है कि कण जो है, आपके जो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं? गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, क्योंकि ठोस में आप देखे हैं कि ठोस में क्या होता है कि एक जगह जो कण होता है, मोलिक्यूल्स जो होता है, पार्टिकल्स जो होता है, एक जगह स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थान भी एकदम कम होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है कि जो पार्टिकल है थोड़ा सा गैप रहता है, गैप में रहते हैं, थोड़ा सा रिक्त स्थान इनके बीच में आता है, ठीक। इसलिए ठोस में थोड़ा सा विसरण कम होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक। द्रव से भी ज्यादा गैस में विसरण की प्रक्रिया होती है, सबसे ज्यादा गैस में, ये याद रखना है, क्योंकि वहां गैस में कण जो होता है काफी दूर स्थिर होते हैं, ठीक। काफी इनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक। इसमें तो गैस में सबसे ज्यादा विसरण की दर होती है, ठीक। गैसीय अवस्था, ठीक। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। आगे बढ़िए, ये सब नहीं देखना है, यहां देखिए। हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता, कंप्रेशन काफी अधिक होता है। हाँ, गैस की संपीड्यता जो होता है काफी अधिक होता है ठोस और द्रव की तुलना में। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ठीक है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। पता चला कि गैस का संपीड़ितता क्या होता है? काफी अधिक होता है द्रव और ठोस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के विसरण से करें, ठीक है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। पीछे ही हम पहले ही बताए हैं कि विसरण की जो दर होती है सबसे ज्यादा गैस में देखा जाता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद आपका ठोस में, ठीक। यहाँ कुछ चित्र देख लीजिए कि जो ठोस है, ठोस के जो पार्टिकल्स है काफी नजदीक दिख रहे हैं, ठीक है। इनमें रिक्त स्थान भी बहुत कम है, ठीक। तो इसलिए ठोस कहलाएगा, ठीक, क्योंकि इनके कण जो है काफी करीब होते हैं।
रिक्त स्थान इसमें बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक, द्रव में थोड़ा सा देखिएगा तो द्रव में रिक्त स्थान काफी जो कण जो है, जो पार्टिकल्स हैं, इसमें रिक्त स्थान जो है थोड़ा सा गैप है किसके तुलना में, तो ठोस की तुलना में। लेकिन वही गैस का देखा जाए पार्टिकल्स काफी दूर दूर स्थित है और इनमें बहुत सारा रिक्त स्थान भी है। ठीक, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने बल के कारण गैस का दबाव बनता है। हाँ, अब थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में देख लीजिए कि घनत्व क्या होता है। घनत्व जो होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक, तो किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का घनत्व कब ज्यादा होगा, जब आपका द्रव्यमान अधिक होगा। ठीक है, द्रव्यमान अधिक होगा। अगर मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें, एक पत्थर ले लें, ठीक है, तो किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, तो पत्थर का होगा। क्यों, क्योंकि पत्थर का वेट जो है, द्रव्यमान जो है काफी ज्यादा है इसके तुलना में, तो लकड़ी के तुलना में। ठीक है, तो घनत्व किस पे डिपेंड करता है, एक तो द्रव्यमान पर, एक दूसरा आयतन पर। द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व भी अधिक होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम इसको मैथ से देख लीजिए, मैथ से इसको तुलना करते हैं, तो समझिए पहले बात को कि अगर हम कोई भी ले लिए, 50 केजी ले लिए, ठीक है, और यहां पे हम 5 ले लिए, ठीक, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आएगा। ठीक, लेकिन अगर इसी को हम कम कर दें, 50 से हम कम कर दें, इसको कर देते हैं कम करके 10 कर देते हैं। ठीक है, इसको 50 को, मतलब द्रव्यमान को हम 10 कर दिए, इसको क्या कर दिए, 5 की जगह इसको हम बढ़ा के खाली 20 कर दिए। ठीक है, तो देख रहे हैं 20, इसको डिवाइड करेंगे तो कटेगा ही नहीं है। ठीक है, नीचे में कटेगा, पॉइंट में आएगा। ठीक, 0.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना द्रव्यमान अधिक होगा, जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही आपका डेंसिटी होगा। ठीक, मतलब ज्यादा होगा। अगर इसको कम कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब कि आयतन को अगर बढ़ा रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि घटने लगेगा। ठीक, देख लीजिए, तो घनत्व, घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर, घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, इसको केजी, इसको मीटर क्यूब, आयतन को, आयतन में क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो केजी, इसको पर बोला जाता है। ठीक है, तो घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए। ठोस जो है, ठोस जैसे बर्फ, द्रव, जल एवं गैस जो है जलवाष्प। ठीक, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए, बिल्कुल खोजना चाहिए। अब देखिए, तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में अगर परिवर्तन कीजिएगा तो क्या होगा, ये इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक, यहाँ पे ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, मतलब अगर ठोस कोई वस्तु है, बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पहले ही हम बताए हैं कि क्या होता है कि कण, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी
बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण जो है अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तापमान पर जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, गलनांक पॉइंट हो गया ये। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अब यहां पे आइए कि बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। ठीक, अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये केल्विन क्या होता है। केल्विन जो होता है ये तापमान का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक होता है। केल्विन क्या होता है? तापमान का आपका एसआई मात्रक होता है आपका केल्विन। ठीक है, और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ठीक है, क्या होता है? पास्कल, पीए, पास्कल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो गलने की प्रक्रिया जो है यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। क्या चीज? संगलन किसको कहते हैं? संगलन मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को ही संगलन कहा जाता है। ठीक है, संगलन किसको कहा जाता है? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। ठीक, अब केल्विन को अगर हम को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना होगा? केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए 373 केल्विन है, ठीक है, 373 केल्विन है और बोल रहा है कि इसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे? 273 क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक, माइनस कर लेंगे, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब केल्विन को अगर हमको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा 273 से। अगर वही हमको केल्विन निकालना होगा तो क्या करेंगे? जो सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो आपका केल्विन आ जाएगा। ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा बताना है आप लोगों को। अगर 573 केल्विन है तो इसको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना होगा? 273 घटा लेंगे, क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? सेल्सियस आएगा। जैसे 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 300 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए कि 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए केल्विन में, तो क्या करेंगे? तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 5 को, तो कितना हो जाएगा? 73 5 78, 200 कितना हो जाएगा? 78 केल्विन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। संगलन बताए थे कि संगलन क्या होता है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या होता है? संगलन, संगलन कहते हैं उसको। ठीक, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या होता है? समान रहता है। याद रखना है, ठोस के गलने की, यहीं से क्वेश्चन इस टाइप के पॉइंट से क्वेश्चन बनता है।
ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। एक तो संगलन पूछ सकता है कि संगलन जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहा जाता है, और ये किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में क्या होता है, तापमान समान रहता है। ऐसे में उष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है ये देखना है। ठीक, तो गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई ऊष्मा से है। ठीक, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जल के कणों की ऊर्जा, जल के कणों की ऊर्जा जो है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। जब हम जल में उष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण क्या होता है, अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव जो है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक किसको कहते हैं कि जिस दाब पर कोई तापमान पर जिस वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता हो इसका उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। तो जल के लिए देखिए, जल के लिए तापमान कितना होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक है, जल के लिए यह तापमान कितना होता है, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 में अगर 100 जोड़िएगा तो वो केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 373 मतलब जल के लिए तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलना होगा तो 373 आ जाएगा। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे कि हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। तो अब ये देख लीजिए, ये अवस्था ठोस अवस्था को ऊष्मा देंगे हम तो किस अवस्था में बदलेगा, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था को ऊष्मा देंगे तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। गैस को अगर ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। द्रव को जब ठंडा करेंगे तो वो पुनः ठोस अवस्था में आ जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। टेम्परेचर चेंज कीजिएगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक, हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। ठीक है, गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में मतलब चेंज नहीं होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदले जाते हैं। ठीक है, इसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक,
अब यहां देखिए, थोड़ा सा कपूर या अमोनिया क्लोराइड मतलब NH4Cl, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र हो गया। इसको लेना है, अब इसको धीरे धीरे क्या करेंगे हम, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, जो कपूर लिए हैं सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम क्या करेंगे, अब गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा कि ये द्रव में, बिना द्रव में बदले हुए क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा, ठीक है, गैस में बदल जाएगा। फिर उसको अगर ठंडा करेंगे तो ये फिर ठोस अवस्था में आ जाएगा। एक बार करके देखिए, थोड़ा सा कपूर ले लीजिएगा, 2 रुपए का मिलेगा। अब उसको क्या कीजिए, गर्म कीजिए, मोमबत्ती से गर्म कीजिए, चाहे चूल्हा पे गर्म कीजिए, तो देखिएगा पानी की तरह नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपका गैस बन जाएगा। फिर उसको छोड़ दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा तो फिर उसी तरह आ जाएगा, मतलब कपूर बन जाएगा, ठीक, मतलब द्रव में नहीं बदलेगा। उद्रवपातन क्या हुआ, उद्रवपातन इसको कहा जाता है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए और फिर पुनः क्या हो जाए, गैस से ठोस बन जाए, मतलब द्रव ना बने। उद्रवपातन में सिंपल है कि वो द्रव नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट, यहां देखिए लिखा हुआ है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को उद्रवपातन कहते हैं। उद्रवपातन क्या है कि ठोस से आप गैस बनाइए और फिर पुनः गैस से आप ठोस बनाइए, इसमें द्रव का कहीं लेना देना नहीं है, इसी को उद्रवपातन कहते हैं, ठीक, सिंपल। क्वेश्चन बार बार उद्रवपातन से पूछता है और बच्चे गलती मार के आ जाते हैं। बस एकदम ध्यान में देना है कि कपूर लेंगे उसको जलाएंगे आग पर, वो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस बन जाएगा। फिर उसको ठंडा करेंगे तो फिर वो पुनः ठोस बन जाएगा, फिर मतलब कपूर बन जाएगा, ठीक। बस यही याद रखना है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। दाब परिवर्तन का प्रभाव, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो क्या होता है कि दाब अगर बढ़ाएंगे किसी भी चीज का, मतलब दाब बढ़ाने पदार्थ के कण को समीप लाया जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पदार्थ के कण को अगर समीप लाना होगा तो हमको तापमान बढ़ाना पड़ेगा कि दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको दाब बढ़ाने पर क्या होगा, पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, ठीक। दाब के दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस जो है द्रव में बदल सकती है। जो गैस जो है, गैस गैस को हमको द्रव में बदलना है, गैस को क्या करना है, लिक्विड फॉर्म में बदलना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि दाब को बढ़ाना होगा, ठीक, और टेम्परेचर को घटाना होगा, तभी गैस जो है द्रव में बदल सकती है, ठीक। याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक। ये लाइन से क्वेश्चन बनता है कि हमको गैस को द्रव में बदलना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि दाब को बढ़ाना होगा और तापमान को घटाना होगा, ठीक। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस जो है CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस कहते हैं, ठीक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है, ठीक। हमको गैस को द्रव में बदलना है तो क्या करना होगा, दाब को बढ़ाना होगा, तापमान को कम करना होगा, ठीक, तभी गैस द्रव में बदल सकता है। इसको देखिए क्या दिया है, ये
तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण, ठीक, मतलब परिवर्तन। अब देखिए ठोस जो है, ठोस को हमको द्रव में बदलना है तो संगलन करना होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया संगलन का मतलब क्या होगा कि ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना क्या हो जाएगा, संगलन हो जाएगा, ठीक। अब द्रव को पुनः ठोस में बदलना है तो ये जमना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जमना, ठीक। अब देखिए द्रव को हमको गैस में बदलना है, द्रव को गैस में बदलना है तो ये वाष्पीकरण कहलाएगा। द्रव अगर गैस में बदल रहा है, पानी अगर कोई भी पानी है अगर उस गैस में बदल रहा है तो वो वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक। द्रव गैस में कब बदलता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा द्रव जो है गैस में बदलता है। और गैस द्रव में कब, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। एक संगलन है, संगलन मतलब गलना है ना, गलना मतलब ठोस गल के द्रव बन गया। घन संघनन, संघनन मतलब गैस का द्रव में बदलना, संघनन, ठीक। याद रखना है, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। संघनन है, घनन है ना, इसमें गलन है। तो गलेगा कौन जी, तो ठोस से द्रव, मतलब ठोसी चीज ना द्रव में गलेगा। घनन हो रहा है संघनन, तो गैस से द्रव, ठीक। उद्रवपातन तो पहले ही बता दिए हैं, उद्रवपातन में क्या होता है, द्रव बंदे नहीं करेगा, ठीक। तो क्या होगा, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था, फिर गैस अवस्था से आपको ठोस अवस्था, यही उद्रवपातन हो जाएगा। इसमें तीन चीज सीखने को मिला, क्या कि एक तो डिटेल में फिर से समझ लीजिए, एक तो मिला आपका संगलन, ठीक, संगलन, ठीक, क्या संगलन, संगलन किसको कहा जाएगा, तो ठोस का द्रव में बदलना, ठीक। किसमें बदलना, संगलन क्या हो गया, ठोस का द्रव में बदलना। दूसरा क्या हो जाएगा, संघनन, क्या संघनन, संघनन, संघनन क्या हो जाएगा कि भाई गैस का द्रव में बदलना। संघनन मतलब गैस का द्रव में बदलना, लेकिन यही अगर द्रव का गैस में बदलना है तो याद रखना है कि द्रव को अगर गैस में बदलना है ये वाष्पीकरण प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक। अगर द्रव गैस में बदल रहा है तो वाष्पीकरण, लेकिन गैस अगर द्रव में बदल रहा है तो संघनन, ठीक। उद्रवपातन किसको कहेंगे कि ठोस का गैस में बदलना और गैस का ठोस में बदलना, पुनः ठोस का गैस में, पुनः क्या हो जाएगा, गैस का ठोस में बदलना, उद्रवपातन। क्लियर है, याद हो गया। नेक्स्ट, यहां आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 300 केल्विन को हमको सेल्सियस में बदलना है और 573 केल्विन को सेल्सियस में बदल के आपको आंसर देना है, ठीक। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक। वाष्पीकरण, पदार्थ अभी बताए हैं वाष्पीकरण किसको कहा जाता है कि हम अगर पानी ले लिए उसको गर्म कर रहे हैं तो सीधे गैस में बदल गया, ये वाष्पीकरण हो गया, ठीक है। देखिए पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है, क्या अपने दैनिक जीवन से आए ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आप उसको मतलब गर्म कीजिए चाहे मत दीजिए, छोड़ दीजिए, वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। कैसे, तो ये देखिए उदाहरण, इसका कितना अच्छा उदाहरण है। गीला जो कपड़ा ऑटोमेटिक सूख जाता है, इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ, वाष्प में कन्वर्ट हो गया, ठीक। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक, गतिज ऊर्जा होता है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित
क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल है कि द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण कहलाएगी। सिंपल एकदम, द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए इसका, ठीक, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह क्षेत्र अगर बढ़ा दी जाए, पानी हम रख दिए थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं उसका सतह क्षेत्र, मतलब प्लेट में पानी डाल दे रहे हैं, उसको फिर गर्म कर रहे हैं, सतह बढ़ गया कि नहीं? हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह पे होती है। ठीक है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं। ठीक है, एक गिलास में पानी लीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसको वाष्प में बदलने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उसी पानी को अगर बड़ा सा प्लेट में डाल दे, मतलब सतह क्षेत्र बदल दें, तो क्या हो जाएगा? वो तुरंत वाष्पित अथी हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। ठीक, यहां लिखा है तापमान में वृद्धि। एक तो हो गया आपका सतह क्षेत्र बढ़ने पर, एक पहला हो गया सतह क्षेत्र बढ़ने पर, और दूसरा हो गया आपका तापमान में वृद्धि। ठीक है, तापमान में वृद्धि कर दीजिएगा, सतह क्षेत्र बढ़ाइए और या तो तापमान में वृद्धि कीजिए। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक, आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मतलब कि आर्द्रता में कमी होना चाहिए। ठीक, तभी आपका वाष्पीकरण वाष्प में परिवर्तित होगा। ठीक, एक तो हो गया आपका सतह क्षेत्र का बढ़ना, दूसरा हो गया आपका तापमान में वृद्धि, और तीसरा क्या हो जाएगा? आर्द्रता में कमी। अब नेक्स्ट देखिए, वायु की गति में वृद्धि। तो वायु की गति में अगर वृद्धि होगा तब भी आपका वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, आर्द्रता हो जाएगा, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, मतलब ठंड कैसी होती है ना? शीतलता मतलब ठंड, ले लीजिए इसको, ठंड समझिए, मतलब वाष्पीकरण प्रक्रिया में हम लोग को ठंड लगती है। यहां देखिए, महसूस होता है, फील होता है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। ठीक, जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव, ठीक, को हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपके हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ठीक है, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए?
शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, ठीक है, सूती कपड़ों में क्या होता है, जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना जो है अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर, मतलब बाहर की सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? इसको देखिए, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। जो ऊर्जा होती है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, तो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं में चर्चा कर रहे हैं। एक तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। 5 को हो गया। एक तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। पहले प्लाज्मा के बारे में देखिए। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। एक तो यहां से क्वेश्चन बढ़ेगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, हीलियम या कोई और गैस होगा, और नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होगा, ठीक। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य, यहां देखिए, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारा में भी चमक होती है। सूर्य और तारा में जो चमक होती है किसके कारण, तो प्लाज्मा के कारण। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। इसके बारे में देख लीजिए। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, एसएन बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था कब, 1920 में, ठीक। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक एसएन बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वैनेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब एसएन बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन को सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वैनेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए, मतलब उनको नहीं दिया गया, इन लोगों को दिया, एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले, कार्ल ई वैनेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए इनको 2001 में
क्या दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब दोनों ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की खोज किसने की थी, तो आपको एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से भी, अति निम्न ताप है ना, कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीच ही तैयार होता है। ठीक,